देश में कोरोना के चलते किसानों को प्याज का बाजार भाव कम मिल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, यदि आप प्याज को मंडी में नहीं बेचकर भंडार गृह में भंडारित करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने ऑनियन स्टोरेज बनवाया है और उसमें प्याज को भंडारित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। मेरा ये प्याज स्टोर हाउस पहले से बनाया हुआ था, तो प्याज को पहले उखाड़ा है। उखाड़ने के लिए जो मजदूरों की व्यवस्था की है और मजदूरों को सामाजिक दूरी की जो है वो उसको मेंटेन रखते हुए मैंने करीब 10-10 फीट की दूरी पर मजदूरों को बिठाया था। और उनकी जब वो आते थे तो उनको पहले उनके हाथों को स्टरलाइज किया जाता था और जब जाते थे उस वक्त उसको स्टरलाइज करके फिर उन्हीं को दे दिया जाता था ताकि वो अपने औजारों को अपने पास सुरक्षित रख सके। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाइयों को प्याज की खुदाई के तुरंत बाद बेचने पर अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है, और जैसा कि अभी कोरोना के चलते किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यदि किसान प्याज का सही तरीके से भंडारण करें और जब बाजार में अच्छा दाम मिले तब बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। और प्याज को उखाड़ने के बाद में उसको थोड़ा सा उनकी नमी को कम करके मिट्टी वगैरह को झाड़ के हमने पत्तों से ही इसमें प्याज स्टोर में डाल दिया है, जिससे ये लंबे समय तक थोड़ा सा रुक सकें, क्योंकि पत्तों को काटने के बाद में वो वहाँ से फंगस पकड़ लेते हैं प्याज और वो गलना शुरू हो जाते हैं, तो लंबे वक्त पर तक उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने पत्ते सहित ही उनको डाल दिया है और प्याज की साइज वगैरह बहुत बढ़िया पड़ी है। किसान भाइयों, ये किसान प्याज के पत्तों को काटे बिना ही सीधे ही भंडार गृह में भंडारित करते हैं। इनका कहना है कि पत्तों समेत प्याज को भंडारित करने से प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता है। लेकिन बाजार भाव कम होने के कारण उनको हम बेच नहीं पा रहे हैं, इस कारण से हमने उसको स्टोर कर लिया है और ये आज हमें ये प्याज हाउस है जो बढ़िया काम दे रहा है। प्याज को स्टोर करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी रख रखाव करना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होता है हमारे लिए। तो उसके लिए हमने पहली बात तो ये कि उनको पत्ते सहित डाला है। दूसरी बात ये कि इनकी जो मोटी मोटी सी नमी थी पत्तों की और जो मिट्टी वगैरह लग के आती है प्याज के, तो उनको सुखाकर उसके बाद में इसमें डाला है। उसके बाद स्टोर करने के बाद में हमें करीब 8 से 10 दिन में एक बार इनमें से हाथ निकालना पड़ता है और हाथ निकाल कर हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं प्याज को, तो उससे किसी भी तरह की फंगस वगैरह पकड़ने की वो संभावना है जो ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा हम इसको अगर लंबी अवधि तक रोकते हैं, करीब बरसात के मौसम के बाद अगर ये बिकेंगे तो काफ़ी लंबा अवधि हो जाती है, तो उसके लिए हम भावों का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल जो है 40 से 50 रुपये तक के प्याज बिक रहे थे। प्याज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि आप कटे फटे गले सड़े प्याज को छांटकर अलग कर दें, ताकि ऐसे प्याज अन्य प्याज को खराब नहीं कर सकें। और जब आपको प्याज का अच्छा बाजार भाव मिले तब आप प्याज को स्टोरेज से निकालकर बेच सकें। यदि किसान भाइयों आप भी अनियन स्टोरेज बनवाना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान का फायदा उठा सकते हैं। प्याज हाउस जब बनाया था तो हमारा शेयर इसमें 87,500 रुपये हमारा खर्चा हुआ था और बाकी 87,500 रुपये सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर दिए गए थे। लेकिन आज हमें इस चीज़ का 87,500 रुपये जो हमारे लगे थे उसका हमें बेनिफिट मिलने की संभावना है। आज हमें ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और पहले भी हमने इसमें 2-3 बार इसमें प्याज का स्टोरेज करके उसमें हमने इनका फ़ायदा ले चुके हैं। बाजार में गुलाब की मांग काफी ज्यादा है। जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे और भी कई अवसरों पर गुलाब के फूलों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गुलाब की खेती कम लागत में भारी मुनाफे देने वाली फसल हो चली है। लेकिन इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी अग्निहोत्री। जो यूज करने वाले होने वाले गुलाब हैं, जिनको कि लूज फ्लावर की तरह भी यूज कर सकते हैं और
बुके वाले पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूज़ फ्लावर वाले जो गुलाब होते हैं या जो गार्डन वाले गुलाब होते हैं उनकी बात करूँगी। तो उनको हम मोस्टली ओपन कल्टीवेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साज सज्जा अच्छा दिखने के लिए इन जनरल गार्डन में लगाया जाता है। और गुलाबों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फ्लावरिंग का टाइम है या फ्लावरिंग का सीज़न है, उस टाइम पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करवाएं, लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा घोल बना हुआ मिलता है मार्केट में, रोजेज़ के लिए स्पेशली, तो उसको आप ला करके और 0.1% का घोल बना के फोलियर स्प्रे, मीन्स जो आपका स्प्रेयर होता है उसमें आप 0.1% का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। और जो कट फ्लावर वाले गुलाब होते हैं उनको अगर हम बाहर में लगाएं तो गर्मी के सीज़न में उनका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करें तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लगाते हैं उनका तो रखरखाव कम्प्लीटली डिफरेंट है, मगर ओपन कल्टीवेशन में भी कुछ वैरायटीज़ गुलाबों की कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छी आती है, जैसे कि क्रिस्टन डायोर हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, और भी इस तरह की 3-4 वैरायटीज़ हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% वाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाबों में इन जनरल जो ज़्यादा डिजीज़ आती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर कंटेनिंग कोई भी अगर आपका फंजीसाइड आता है तो उसका आप स्प्रे करते हैं तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। और ऐसे एफिड्स आते हैं तो उसके लिए मैलाथियन का स्प्रे कर देते हैं। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जब भी हम लूज फ्लावर की बात करते हैं तो जो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं वो कम्प्लीटली ओपन स्टेज में करते हैं, मीन्स फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तब करते हैं, ना कि वो थोड़ा भी फेड होने लगे तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और अब हम कट फ्लावर वाले जो बुके वाले जो रोजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी वाले टाइम पे उनका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो एक पेटल खुला हुआ, अगर नज़दीक का मार्केट है तो उसके लिए एक पेटल खुला हुआ, और अगर दूर का मार्केट है तो लगभग सारे पेटल्स उसके क्लोज होने चाहिए। इसको लगभग नीचे कम से कम आप 60 to 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेम हो तो उतने लंबे स्टेम के साथ आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसको बाल्टी भर सैनिटाइज्ड पानी में आप डालते हैं। और उसको पानी में डालने के बाद आपको उसको फील्ड हीट रिमूव करने के लिए एकदम ठंडे कमरे के अंदर आपको रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर जो हो उसका 4 से 5 डिग्री लगभग कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, फूल आपका जल्दी नहीं मुरझाता है और मार्केट तक पहुंचने में फूल को आपके मदद मिलती है। उसमें आप चाहें तो लगभग एक बकेट पानी में लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर ग्लूकोज डाल दें और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड लगभग पिंच भर, आधा चम्मच जैसे सिट्रिक एसिड डाल दें तो फूल जो होगा आपका वो देर से खराब होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारतीय मौसम विभाग काजरी जोधपुर द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को
सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आंशिक बादल छाए रहने तथा 1 और 2 अगस्त को हल्की वर्षा की संभावना है। किसान भाई समय पर बोई गई बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। खेत में उपलब्ध नमी को ध्यान में रखते हुए फसल में उचित पौधों की संख्या बनाए रखने के लिए पौधों की छटनी करें। कपास की फसल में कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल ओरिमिटान 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। समय पर बोई गई मूंगफली की फसल में सुइयां बनने के दौरान फसल में निराई गुड़ाई न करें। घास को केवल हाथ से उखाड़ें। भिंडी की फसल में पित्त सिरा मोज़ेक रोग सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। इस रोग में पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती हैं तथा कुछ समय बाद पत्तियां व फल पीले पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु एसिडामिप्रिड 0.3 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गुराड़, जिला उदयपुर के किशन लाल ने। आपने मक्का की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खरीफ की मक्का की फसल लेनी है हमें, उसके लिए सबसे पहले आपने जो खेत है उसको सही चुनाव करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे किसी खेत में मक्का की काश्त ना करें जहाँ पर पानी भराव की समस्या आती हो। जो ऊंचे खेत हैं उन्हीं का चुनाव करना है। मक्का भारत में उगाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। ये एक बहुउपयोगी फसल है क्योंकि मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। भूमि का चयन एवं खेत की तैयारी। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्के की अच्छी बढ़वार और उत्पादकता के लिए दोमट एवं मध्यम से भारी मिट्टी, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंध हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की कई उन्नत किस्में हैं, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह की किस्मों का चुनाव करना है। हमें ज़्यादा पैदावार देने वाली उन्हीं का चुनाव करना है इस सीजन के लिए। जो QPM के लिए क्वालिटी प्रोटीन मेज की किस्में हैं, HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7। इनकी पूरे देश के लिए सिफारिश की गई है। बेबी कॉर्न के लिए उपयुक्त किस्में हम उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम 3 बुल्ली एक पौधे पर लगे। पहली तोड़ने के बाद दूसरी और तीसरी में की गुणवत्ता खराब ना हो, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए जो बेस्ट किस्म पाई गई वो है HM4, क्योंकि इसमें बेबी कॉर्न की क्वालिटी भी अच्छी है और चारे की क्वालिटी भी अच्छी है। 7-8 क्विंटल बेबी कॉर्न निकल जाता है 1 एकड़ में और लगभग 100 क्विंटल चारा किसान भाइयों को मिल जाता है। खरीफ के सीजन में 60-65 दिन में खेत खाली हो जाता है और मुनाफे के साथ साथ जो चारे की समस्या है वो भी हल हो जाती है। जो चारे के लिए बेस्ट किस्म है वो है अफ्रीकन टाल। 300 से 350 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार इसकी आ जाती है। जो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150-60-60 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है। पूरी फास्फोरस और पोटास बिजाई से पहले डालनी है और जो नाइट्रोजन है वो 3 हिस्सों में डालनी है। वो 1/3 बिजाई के समय और 1/3 जब घुटनों तक आ जाए फसल
और एक झंडे आने से पहले, फ्लावरिंग से पहले डालनी है। बीज उपचार। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुवाई पूर्व बीज को सबसे पहले खीरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक एमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर कल्चर से 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे हमें अच्छे काफ़ी पौधे मिलेंगे खेत में और पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। स्वीट कॉर्न की काश्त आप पूरे जुलाई और पूरा अगस्त सितंबर के शुरुआत तक भी कर सकते हैं। बेबी कॉर्न की काश्त आप पूरे साल कर सकते हैं, केवल दिसंबर और जनवरी 2 महीनों को छोड़ करके। किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि वो थोड़ा सा एक तो जहाँ भी जाए मास्क डालकर जाए, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले और जब काम भी कर रहे हैं, आपस में खेत में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।